हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मैं प्रैक्टिस करवा रही थी और बीच में ही अचानक से सेशन कट गया था, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम सिल्क को कर रहे थे और सिल्क में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे मैं उन सबको सॉल्व कराने के लिए बोली थी। जहाँ भी मुझे लग रहा है 7 या 8 क्वेश्चन मैं कराई थी तभी सेशन कट गया था। तो आइए आज सिल्क से रिलेटेड सारे यूथ प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उन सबको कर लेंगे। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको यूथ प्रैक्टिस की वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए हम क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, हम लोगों ने 13 तक किया हुआ था, तो आइए यहीं से कंटिन्यू करती हूँ मैं। डॉट 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 रेसे बाल के जलने की बदबू देते हैं। कौन से रेसे बाल के जलने की बदबू देते हैं? फ्लैक्स, प्रोटीन, नायलॉन, रेयॉन। तो प्रोटीनिक रेसे जो होते हैं, प्रोटीन वाले रेसे जो होते हैं वो बाल के जलने की बदबू देते हैं। और प्रोटीन वाले रेसे कौन से हैं आपके? रेशम है और ऊन है, यानी कि सिल्क और ऊल है। ये दोनों जब जलते हैं तो प्रोटीन वाले रेशे होते हैं और इनसे जलने के बाद बाल की बदबू आती है। जैसा हम बाल को जलाने के बाद बदबू पाते हैं, स्मेल पाते हैं, वैसी ही बदबू आती है। प्लीज़ आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहेगी। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है। ए कह रहा है सत्य है, बी ऑप्शन कह रहा है असत्य है, सी ऑप्शन कह रहा है संबंधित नहीं है और डी ऑप्शन कह रहा है विवादित है। तो जो जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है, ये बात तो सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट देखेंगे, ऊष्मा का कुचालक है। कौन है ऊष्मा का कुचालक? सूत, रेशम, लिनन, रेयॉन। सूत यानी कि ये सूती का है, तो सूती क्या था? सुचालक था। तो कुचालक कौन है इसमें से? आपका रेशम हो गया, अगर ऊल होता तो ऊल भी हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे, अत्यधिक हल्का रेशा है। कौन सा है? रेशम है, एक्रिलिक है, टेरिलिन है, पॉलीप्रोपिलीन है। तो अत्यधिक हल्का रेशा आपका रेशम है, सिल्क है, इसलिए इस पर वेटिंग की परिचर्चा की जाती है, जो स्पेशली आपके रेशम पे ही की जाती है। और कार्बोनाइजिंग किस पे की जाती है? आप लोग बताइए, क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा, कार्बोनाइजिंग किस पे की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चंस को। सस्मीरा का सही पूर्ण रूप बताएं। सस्मीरा का सही पूर्ण रूप क्या होगा? सिल्क एंड सिंथेटिक मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। बी है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन, सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। और डी है स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। तो सस्मीरा का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सस्मीरा अक्सर पूछ लिया जाता है, आपके नेट में भी पूछा जाता है, कभी कभी पीएचडी, और मैं एक बार देखी पीएचडी के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे सस्मीरा को। नेक्स्ट देखेंगे, सेरीकल्चर निम्न बनाने की विधि है। क्या बनता है सेरीकल्चर से? रेशम, सिल्क। रेशम के निर्माण की विधि वो उसके अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, कॉलोनी कल्चर, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर कहते हैं। किस प्रकार के सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है? निर्माण के दौरान किस प्रकार के सिल्क में कीड़े को नहीं मारते हैं? तो मूंगा होता है आपका, मूंगा उत्पादन में कीड़े को मारा नहीं जाता है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है किससे? अवशोषक विधि से। रिपीटेड क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज, वह विधि जिसमें ककून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वो कौन सी विधि है? थ्रोइंग है, रेलिंग है, वीविंग है, रियरिंग है। तो वह विधि आपकी कौन सी है? थ्रोइंग है। थ्रोइंग विधि में ककून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है और सॉर्टिंग के बाद जो लच्छियाँ होती हैं साबुन युक्त गर्म पानी में उनको डाल दिया जाता है, जिससे कि आपके जो फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, उपस्थित गुण नरम होकर थोड़े और ढीले पड़ जाते हैं और जो सेरसिन के ढीले होने के धागे बनाना आसान हो जाता है। जो सेरसिन गोद होता है वो ढीले पड़ जाते हैं और इससे धागे बनाना आपका इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सेंपोराइजिंग, टेंटरिंग। कार्बोनाइजिंग किस पे होती है? ऊन पे होती है।
वेटिंग आपके रेशम पे होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है कि रेशम के कपड़े पर किस विशेष फिनिशिंग को किया जाता है, तो वेटिंग होता है, क्योंकि रेशम के जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, वो बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए वजन बढ़ाने के लिए उस पर वेटिंग की परिचर्चा की जाती है। स्पेशल फिनिशिंग वेटिंग की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम। आज क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि कल के भी क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है कौन सा होता है? केराटिन, फाइब्राइन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। तो प्रोटीन जो कच्चे रेशम से प्राप्त होता है क्या होता है? फाइब्राइन। इसको रेशम की प्रोटीन भी कहते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि रेशम की प्रोटीन क्या है? फाइब्राइन है। सूत जो एक जानवर सूत जो एक जानवर कीड़े के ककून से बनता है वह है ऊन है, रेशम है, सूती है, रेयॉन है। तो कीड़े से क्या बनता है? रेशम बनता है, सिल्क बनता है आपका। प्रोटीन जो कच्चे रेशम से प्राप्त होता है, रिपीटेड क्वेश्चन, फाइब्राइन। ऊन की मार्ट की विशेषता को कहते हैं, क्या कहते हैं? शियरिंग, फेल्टिंग, कोहेसिवनेस, क्रीम। तो शियरिंग किस में की जाती है? शियरिंग आपकी ऊल में ही की जाती है, लेकिन ऊन की मार्ट की विशेषता को पूछा जा रहा है तो फेल्टिंग होगा, क्योंकि फेल्टिंग जो नमदा होता है इसमें ऊनी रेशों को ताप और दाब पे जमाया जाता है, उसी को फेल्टिंग नमदा कहते हैं। और ऊन के इसी गुण के कारण आपके कई उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कालीन, जूते, टोपी, दरी, ये सब चीज़ें इससे बनाई जाती हैं फेल्टिंग में। नेक्स्ट देखेंगे। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। नेक्स्ट इज सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था, कहाँ हुआ था? भारत में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। तो बताइए कहाँ के राजा रानी बैठ के चाय पी रहे थे और ककून गिरा उनके कप में और वहीं से रेशम का उत्पादन हो गया। चीन में बैठ के राजा रानी बाग में अपने चाय पी रहे थे और वहीं पे पेड़ से गिरा ककून और उससे रानी ने रेशम उनको देखा और ये क्या है बताया, उसको चाय में डाला और वो एक धागा बन गया। तो रानी ने राजा को भेंट किया था वो धागा और उसी से धीरे धीरे रेशम का वहीं से निर्माण हो गया और फिर वस्त्र बनने लगे। क्योंकि आपको पता है कि रेशम को क्वीन ऑफ क्लॉथ्स कहा जाता है, रेशम को रानी कहा जाता है रेशों का। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो गया। रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र होता है लगभग कितने दिन का होता है? 24 से 30 दिनों का, 37 से 63 दिनों का, 71 से 82 दिनों का। डी ऑप्शन है 90 से 120 दिनों का। तो रेशम के कीड़ों का जो जीवन चक्र होता है वो 2 महीने का होता है, 2 मंथ का होता है लगभग। तो देखिए नियर अबाउट 2 मंथ किस में आ रहा है? तो यहाँ पे 24 से 30 दिन में तो 1 मंथ ही होगा, 37 से 63 दिन में आपका 2 मंथ का समय आ जा रहा है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशम है प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, एक तथा दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो रेशम कैसा है आपका? प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत एक प्राणिज रेशा भी है। नेक्स्ट देखेंगे हम। एक तंतुक रेशा है, कौन सा है? नायलॉन, रेशम, कपास, पॉलिस्टर। तो रेशम है बी। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है? ये जो रेशम की सिल्क की प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनमें से कौन सी गलत है? ए कह रहा है आपका उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। बी कह रहा है इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। सी यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 और SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। तो यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषक क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। अगर ये ऑप्शन भी हो सकता था, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, लेकिन इसका गुरुत्व क्या होता है? रेशम का 1.52 होता है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका गुरुत्व भी पूछ लिया जाता है तो आप लोग याद रखेंगे। वस्त्रों रेशों का राजा किसे कहा जाता है? लिनन, रेशम, कपास, जूट। तो वस्त्रों का रानी रेशम है। क्वीन जो है रानी है रेशम है। और क्वीन कौन है?
रेशम है आपका, और किंग कौन है? कपास है। राजा कौन है? कपास है। लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे यूथ प्रैक्टिस में दिया हुआ है रेशम। इसका राइट ऑप्शन रेशम दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वस्त्रों की रानी रेशम है और राजा जो है कपास है। राजा रानी में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आप लोग याद रखेंगे। और सिले हुए वस्त्रों का रानी क्या है? मिलेनिज है, मिलेनिज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंबक, प्यूपा, पूर्ण के। तो प्यूपा अवस्था में करता है। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं को कौन सा क्रम सही है? रेशम का जो कीड़ा होता है वो अंडे से लार्वा बनने के क्रम में कौन सा क्रम सही? तो मैंने आप सबको बताया था कि रेशम की जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने बताया था कि रेशम की जो रेशम उत्पादन जो होता है उसको सेरिकल्चर कहते हैं। और रेशम के कीड़ों की अवस्थाएं होती हैं अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। तो देखिए अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा कहाँ दिया है? अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है अंडा, लार्वा, प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा तो नहीं होगा। प्यूपा दिया हुआ है सबसे पहले। हमारा क्या होगा? अंडा होगा, लार्वा होगा, प्यूपा होगा, कीड़ा होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डॉट 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 के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। ऊन है, रेशम है, कपास है, लिनन है। तो इसमें पूछ रहा है कि सभी प्राकृतिक तंतु केवल के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। तो इसमें रेशम जो है वो फिलामेंट है। इसके अतिरिक्त ये ऊन भी आपका स्टेपल है, कपास भी स्टेपल है और लिनन भी स्टेपल है, क्योंकि ऊल जो है प्राणिक जगत का प्राकृतिक जगत का ऊल नहीं, रेशम। रेशम प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा फिलामेंट रेशा है। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है आपको पता है? 800 से 1200 मीटर तक की होती है। और इससे सुंदर चिकने चमकदार वस्त्र बनते हैं। आप सब ने देखा भी होगा, सिल्क की साड़ियाँ, सूट, सब कुछ पसंद करते हैं आप सब। नेक्स्ट देखेंगे। क्षार के गर्म और सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिकुड़ जाएंगे, फूल जाएंगे। तो क्षार के गर्म और सांद्र घोल में घुल जाएंगे, ये नुकसान करता है क्षार का घोल ऊल और सिल्क के लिए। जबकि इसमें क्या है, अगर ये रहता सूती रहता तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो सेलुलोजिक जगत के रेशे होते हैं उनको अम्ल प्रभावित करता है, और जो क्षार होता है वो प्रोटीन जगत के रेशों को प्रभावित होता है। यही एक ट्रिक होती है जिससे आप याद रख सकेंगे चीज़ों को। क्षार हमेशा प्रोटीन जगत के रेशों को प्रभावित करेगा और सेलुलोज जगत के रेशे को कौन प्रभावित करेगा? अम्ल प्रभावित करेगा। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है, कौन सा है? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई। तो भारत में सिल्क उत्पादन का पूछ रहा है तो कर्नाटक और जम्मू कश्मीर होगा। कौन स्वनिर्मित रेशा नहीं है? मूंगा रेशम, लपेटा रेशम, कता हुआ रेशम, अरंडी रेशम। तो लपेटा रेशम जो है आपका स्वनिर्मित रेशम नहीं है। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कराया था मैंने। इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है? कौन सा है? रेशम, सूत, ऊन, लिनन। तो रेशम होगा। नेक्स्ट देखेंगे। रेशम की खेती उत्पादन को कहते हैं पीसी कल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेशम की खेती उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।